तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी का एक टॉपिक, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में, अर्थात हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेसेस ऑफ राजस्थान एंड दियर लोकेशंस। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वागड़ क्षेत्र की। वागड़ को वागड़ भी कह सकते हैं, वागड़ भी कह सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, वागड़ कहते हैं। और वागड़ की बात करें तो वागड़ हमारे 3 जिलों अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। कहाँ का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों के अंदर हमारे वागड़ फैला हुआ है। माही को क्या बोलते हैं, वागड़ की गंगा कहा जाता है। माही नदी को क्या बोलते हैं, वागड़ की गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं बांगड़ या बांगर की। हमारे पुराने जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में स्थित है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऐसा वो क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में है, उसे हम क्या बोलते हैं, बांगड़ या बांगर कहते हैं। तो दोनों आप याद रखने। वागड़ की बात करें तो ये हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का एरिया है। तो बांगड़ की बात करें जो हमारा अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, जैसे हमारे ये हमारे राजस्थान है, तो राजस्थान में ये वाला अरावली क्षेत्र है। अरावली क्षेत्र, तो इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ना, क्या कहते हैं, पश्चिमी अरावली क्षेत्र, ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र तो हमारे बांगड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बांगड़ कहलाएगा। अब बांगड़ क्षेत्र की हम बात करें तो बांगड़ क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। बांगड़ क्षेत्र हमारे पाली, नागौर, कहाँ का, पाली, नागौर और सीकर। कहाँ का, पाली, नागौर और सीकर और झुंझुनू। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों के अंदर फैला हुआ क्या, बांगड़ क्षेत्र। हम मैप के अंदर बात करें तो मैप के अंदर कौन से जिले का क्या नाम है, इसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं योध्या प्रदेश की। योध्या प्रदेश में हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले आते हैं। फिर बांगड़, बांगड़ में हमारे नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन 3 जिले आते हैं। फिर राठ या अहिरवाट, क्या राठ या अहिरवाट की बात करें तो ये हमारे अलवर का कुछ क्षेत्र आता है। फिर हमारे मेवात, मेवात के अंदर धौलपुर और धौलपुर के भरतपुर और अलवर वाला क्षेत्र आता है। फिर ढूंढाड़, ढूंढाड़ में हमारे जयपुर, दौसा और टोंक वाला एरिया आता है। फिर आता है हया है, हया है में हमारे बूंदी वाला क्षेत्र आता है। वागड़ की बात करें, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। इंद्रावती में हमारे सिरोही, जबालीपुर के अंदर जालोर, मालानी के अंदर बाड़मेर, राठी के अंदर हमारे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, तल्ली या प्लाया के अंदर हमारे जैसलमेर और थड़ी, थड़ी के अंदर हमारे बीकानेर और चूरू वाले क्षेत्र आते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा राठी प्रदेश। कौन सा, राठी प्रदेश। तो राठी प्रदेश की बात करें, राठी प्रदेश किसे कहते हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश कहते हैं। क्या, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश कहा जाता है। और राठी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, ये हमारे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राठी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब खास बात तो यह है कि राठी क्षेत्र में जो गाय पाई जाती है, उस गाय की नस्ल को हम क्या बोलते हैं, राठी नस्ल। राठी क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय भी पाई जाती है। अब राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, राठी गाय को। अब नदियों में बात करें तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, चंबल नदी को। नदियों में बात करें तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, चंबल नदी को कहा जाता है। फिर बात करते हैं राठ या अहिरवाट की। इसके राठ या अहिरवाट की बात करें तो यादव वंश या यादव वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, राठ प्रदेश या अहिरवाट कहा जाता है। यादव वंश या यादव वंशजों द्वारा शासित प्रदेश है, उसको क्या बोलते हैं, राठ प्रदेश या अहिरवाट कहा जाता है। राठ या अहिरवाट की विस्तार की बात करें तो जो हमारे अलवर वाला क्षेत्र है, राजस्थान में राठ प्रदेश क्षेत्र का विस्तार कहाँ फैला हुआ है, अलवर में। राठ प्रदेश का विस्तार कहाँ पे, अलवर जिले के अंदर। और हमारे कहाँ, कोटपुतली, जयपुर में। तो राठ या अहिरवाट की बात करें तो अलवर, कोटपुतली, जयपुर, ये 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, कोटपुतली और जयपुर वाला क्षेत्र है, तो ये राठ प्रदेश है। तीसरा आता है हमारा थड़ी। तीसरा कौन सा आता है हमारा, थड़ी। तीसरा कौन सा क्षेत्र आता है, थली। थली की बात करें तो मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, थली कहते हैं। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को क्या बोला जाता है, थली कहा जाता है। और थली क्षेत्र का विस्तार कहाँ का है, बीकानेर और चूरू
दो क्षेत्र हमारे थली के बीकानेर और चूरू क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थल में ऊंचा उठा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं? थली कहते हैं। थली क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? बीकानेर और चूरू। राजस्थान के इस क्षेत्र की बात करें तो थली क्षेत्र की बात करें तो थली क्षेत्र में अर्थात बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं पाई जाती। बीकानेर और चूरू में क्या कोई भी नदी नहीं पाई जाती। फिर तल्ली या प्लाया की बात करें तो मरुस्थल में बालू का स्तूप के बीच में जो निम्न भूमि पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तल्ली या प्लाया कहते हैं। बात करें तो मरुस्थल में बालू का स्तूप है और बालू का स्तूप के बीच में जो निम्न भूमि पाई जाती है उस निम्न भूमि को हम क्या बोलते हैं? तल्ली या प्लाया। और तल्ली और प्लाया की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। तल्ली या प्लाया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। फिर बात करें मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य क्या मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि में बारिश के दौरान पानी इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से झीलों का निर्माण होता है जिसे कहते हैं प्लाया झील, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाया झील कहा जाता है। जब मरुस्थल में जो बालू का स्तूप होते हैं जो मरुस्थल में बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में निम्न भूमि पाई जाती है और निम्न भूमि में क्या होता है? बारिश के दौरान पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा होने से क्या होता है? झीलों का निर्माण होता है और इस प्रकार जो झीलें बनती हैं उन झीलों को कहा जाता है हमारी प्लाया झील। फिर अगला शब्द आता है हमारे मरु या मारू। मरु या मारू। तो मरु या मारू की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र या डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान की बात करें तो वो क्या कहलाता है? मरु। अब मरु क्षेत्र का निर्माण क्या तैतीस सागर पर हुआ है? मरु क्षेत्र का निर्माण कहाँ पे हुआ? तैतीस सागर पर हुआ है। अब मरु क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो मरु क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। कौन से एरिया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। मरु क्षेत्र का राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। मरु क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। फिर एक शब्द आता है मेरू। मेरू की बात करें तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरू कहते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। साथ ही साथ अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अरावली क्या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। फिर आता हमारे माल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? माल प्रदेश। तो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र या फिर हाड़ौती के पठार को हम क्या बोलते हैं? माल प्रदेश कहते हैं। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र या हाड़ौती पठार को हम क्या कहते हैं? माल प्रदेश कहते हैं। और हाड़ौती पठार या माल प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट लावा की चट्टानों से। हाड़ौती पठार या फिर माल प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट लावा की चट्टानों से हुआ है। तो इसको हम देख सकते हैं। फिर आते माल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो माल प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो माल प्रदेश के विस्तार की बात करें तो ये हमारे 4 जिलों के अंदर है। कौन कौन से 4 जिले? हमारे कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कहाँ का? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले हैं। अब बात करें माल प्रदेश की तो मुख्यतः विस्तार माल प्रदेश का कहाँ है? कोटा जिले में। तो माल प्रदेश का मुख्यतः विस्तार कहाँ हुआ? कोटा जिले के अंदर। फिर आता है अगला प्रदेश हमारे मालव प्रदेश। कौन सा प्रदेश आता है? मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में प्रतापगढ़ और झालावाड़ को हम क्या बोलते हैं? मालव प्रदेश कहते हैं। राजस्थान में क्या है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? मालव प्रदेश कहते हैं। राजस्थान का मालव प्रदेश क्या मध्य प्रदेश के मालवा पठार का भाग है। मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है तो राजस्थान का मालवा प्रदेश उस मालवा के पठार का हिस्सा है। फिर अगला क्षेत्र आता है हमारा बीहड़। अगला क्षेत्र कौन सा आता है? हमारे बीहड़। तो बीहड़ की बात करें तो चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से निर्मित जो उत्खात भूमि होती है, चंबल नदी होती है, चंबल नदी जब बहती है तो वह क्या है? जो कच्ची मिट्टी होती है उनको बहा के ले जाती है और जो उनकी पक्की मिट्टी होती है उनकी उत्खात भूमि रह जाती है। अर्थात जो गली इरोजन होता है उससे उत्खात भूमि या उत्खात जो स्थलाकृति है उसका निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बीहड़। और जो उत्खात स्थलाकृतियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। तो उत्खात भूमि होती है स्थलाकृति होती है उससे हम क्या कहते हैं? हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बीहड़ को गड्ढों वाला क्षेत्र या उबड़ खाबड़ वाली भूमि वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। बीहड़ को क्या बोलते हैं? गड्ढों वाला क्षेत्र या उबड़ खाबड़ भूमि वाला क्षेत्र भी कहते हैं। अब आगे बात करें बीहड़ के विस्तार की। किसके? बीहड़ के विस्तार की बात करें तो राजस्थान में बीहड़ का विस्तार क्या है? 5 जिलों में, जैसे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अर्थात वे 5 जिले जहाँ से चंबल नदी का
प्रवाह होता है, उन सभी जिलों के अंदर बीहड़ का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण कहाँ होता है? हमारे कोटा जिले में। सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण कहाँ होता है? कोटा जिले में होता है। फिर आगे बात करें हम बीड़ की। किसकी? बीड़ की। बीड़ की बात करें तो शेखावटी की चरागाह भूमियों को हम क्या बोलते हैं? बीड़ कहते हैं। शेखावटी की जो चरागाह भूमि होती है ना, जिसके अंदर जानवर चरते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बीड़ कहते हैं। अब बीड़ की बात करें तो बीड़ का मुख्य विस्तार कहाँ हुआ है? चूरू, सीकर और झुंझुनू में। कहाँ पे? चूरू, सीकर, झुंझुनू में बीड़ का मुख्यतः विस्तार हुआ है। फिर बात करें भौराट की, तो भौराट एक पठारी क्षेत्र है। भौराट क्या है? एक पठारी क्षेत्र है। और राजस्थान में भौराट क्षेत्र के कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, इन दोनों के बीच में स्थित है। भौराट का पठार क्या है? यह भौराट पठारी क्षेत्र जो राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ और उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी के बीच के पठार को भौराट का पठार कहते हैं। मेवाड़ क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ियाँ। और जरगा पहाड़ी क्या? भौराट पठार पे ही स्थित है। जरगा पहाड़ी कहाँ है? भौराट पठार पे स्थित है। फिर आता हमारा भौमट। फिर क्या आता है हमारा? भौमट किसे कहते हैं? भौमट भी एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। भौमट क्या है? एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। अब भौमट के विस्तार की बात करें तो डूंगरपुर और उदयपुर। डूंगरपुर की बात करें तो राजस्थान भौमट क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः डूंगरपुर जिले में। फिर उदयपुर। तो भौमट क्षेत्र में क्या है? भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भौमट क्षेत्र की बात करें तो भौमट क्षेत्र में क्या? भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता है हमारे मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति निवास करती है उसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। और मेवात क्षेत्र में शामिल कौन कौन से जिले हैं हमारे? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर क्या है? मेवात क्षेत्र में शामिल जिले हैं। अब मेवात क्षेत्र में पाए जाने वाली गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? मेवाती। मेवात क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? मेवाती। और मेवाती ऊँट भी की भी एक नस्ल है। मेवाती क्या है? ऊँट की भी एक नस्ल है। फिर क्या आता है? मेवल। फिर क्या आता है? मेवल प्रदेश। मेवल प्रदेश की बात करते हैं। मेवल क्या है? एक पहाड़ी प्रदेश है। मेवल क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है। मेवल क्षेत्र क्या है? राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में स्थित है। मेवल क्षेत्र क्या है? राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में स्थित है। मेवल क्षेत्र क्या है? राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के बीच में स्थित है। आगे बात करें हम शेखावटी प्रदेश की। किसकी? शेखावटी प्रदेश की बात करें तो शेखावटी प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसा प्रदेश जो शेखावत के जो वंशज है ना, जो शेखावत के वंशज है, शेखावटी प्रदेश किसे कहते हैं? शेखावत वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? शेखावटी प्रदेश कहते हैं। और शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? हमारे चूरू, सीकर और झुंझुनू। कौन कौन से क्षेत्र आता है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये तीन क्षेत्र क्या शेखावटी प्रदेश के अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह एक क्षेत्र आता है हमारे तोरावटी। कौन सा क्षेत्र आता है? तोरावटी। तो राजस्थान में जो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में कांतली नदी है और कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। अब बात करें तोरावटी की। तोरावटी में कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं? तो तोरावटी में सीकर और झुंझुनू एरिया शामिल होते हैं। तोरावटी की बात करते हैं, यहाँ तंवर जो वंशज है उनके लिए प्रसिद्ध है। तोरावटी क्या? तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें अगला क्षेत्र। अगला क्षेत्र हमारे आता है मत्स्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मत्स्य क्षेत्र। तो मत्स्य क्षेत्र की बात करते हैं, ऐतिहासिक काल में अलवर के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको क्या बोलते थे? मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था। अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको मत्स्य क्षेत्र कहते थे। और मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी? बैराठ। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी? बैराठ थी। वर्तमान में बैराठ को क्या कहते थे? विराटनगर कहा जाता है। वर्तमान में बैराठ को क्या कहा जाता है? विराटनगर कहा जाता है। आगे हम बात करें तो विराटनगर वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। विराटनगर वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। अब आगे बात करें हम मत्स्य संघ की। तो एकीकरण का पहला चरण की बात करें तो एकीकरण के पहले चरण में को हम क्या बोलते हैं? मत्स्य संघ कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण क्या है? 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। जो हमारे एकीकरण का पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। और इसमें 4 जिलों को शामिल किया गया था। मत्स्य संघ के अंदर क्या? चार 4 जिले और एक ठिकाने। क्या? कितने? 4 जिले और एक ठिकाने को शामिल किया गया था।
4 जिले और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। और 4 जिले कौन कौन से थे हमारे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कौन कौन से 4 जिले? अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। ये 4 जिले थे। एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना। तो नीमराना की बात करें। अब बात करें जो मत्स्य संघ है, तो मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम किसने के द्वारा दिया गया था? ये हमारे के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। मत्स्य संघ शब्द के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ब्रजनगर या ब्रिजनगर की बात करें तो भरतपुर जिले के उत्तर प्रदेश क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको ब्रजनगर या ब्रिजनगर कहते हैं। जो हमारे भरतपुर जिला है, तो भरतपुर जिले के उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको ब्रजनगर या ब्रिजनगर कहते हैं। अब ब्रजनगर की बात करें, झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था? ब्रजनगर था। क्या ब्रजनगर किसे कहते हैं? झालरापाटन का पुराना नाम क्या था? ब्रजनगर था। और झालरापाटन क्या है? राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक जगह है। फिर आता है हमारे मारवाड़। कौन सा क्षेत्र? मारवाड़। तो मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ किसे कहते हैं? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। मारवाड़ क्षेत्र में क्या मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। और मारवाड़ क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में जोधपुर संभाग में। फिर एक क्षेत्र आता है मेरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र? मेरवाड़ा आता है। मेरवाड़ा की बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः अजमेर और राजसमंद जिले के आंशिक भाग को क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः अजमेर और राजसमंद जिले के आंशिक भाग को क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। फिर बात करें, एक शब्द आता है हमारे मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। तो मेवाड़ किसे कहते हैं? राजस्थान में जो बप्पारा वाला है उनके वंशजों द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसको मेवाड़ कहा जाता है। तो राजस्थान का वह क्षेत्र जो जहाँ कौन शासन करता है? बप्पा रावल के वंशज, अर्थात सिसोदिया राणा या फिर सिसोदिया शाखा के द्वारा शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ में 4 क्षेत्र शामिल होते हैं हमारे: उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर अगला 13वां प्रदेश आता है। 13वां प्रदेश हमारा कौन सा है? योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश की बात करें तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योध्य प्रदेश कहते थे। क्या ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या बोलते थे? योध्य प्रदेश कहा जाता था। और वर्तमान में योध्य प्रदेश का विस्तार की बात करें तो हमारे 2 जिले अर्थात श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। योध्य प्रदेश के विस्तार की बात करते हैं हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। फिर बात करें जांगल प्रदेश की। अगला प्रदेश कौन सा हमारा? जांगल प्रदेश। तो राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश कहते हैं। राजस्थान में मुख्यतः क्या? बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? अही छत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? अही छत्रपुर। तो बात करें जांगल प्रदेश में मुख्यतः कटीली वनस्पति पाई जाती थी। जांगल प्रदेश में क्या होता था? मुख्यतः कटीली वनस्पति पाई जाती थी। अगला क्षेत्र आता था हमारा अही छत्रपुर। कौन सा क्षेत्र आता था? अही छत्रपुर। तो राजस्थान के नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर क्या सपाद लक्ष्य और जांगल प्रदेश दोनों की राजधानी हुआ करती थी। अही छत्रपुर क्या हुआ था? सपाद लक्ष्य और जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। फिर आता सपाद लक्ष्य किसे कहते हैं? चौहान वंशजों के द्वारा जो शासित प्रदेश था या क्षेत्र था उसको सपाद लक्ष्य कहा जाता था। चौहान वंशजों के द्वारा जो शासित प्रदेश था या क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे? सपाद लक्ष्य कहते थे। और सपाद लक्ष्य का विस्तार क्या? अजमेर और आंशिक विस्तार क्या? नागौर और जयपुर में था। सपाद लक्ष्य का मुख्य विस्तार था अजमेर में और आंशिक विस्तार कहाँ था? नागौर और जयपुर में। फिर अगले प्रदेश की बात करते हैं। अगला प्रदेश था हमारा ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ढूंढाड़ प्रदेश। तो ढूंढाड़ प्रदेश की बात करें तो ढूंढ नदी या ढूंढ नदी इसके क्षेत्र को क्या बोलते थे? ढूंढाड़ क्षेत्र कहते थे। और ढूंढाड़ क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 3 जिलों के अंदर था। कौन कौन से? जयपुर, टोंक और दौसा। कौन कौन से थे? जयपुर, टोंक और दौसा के अंदर ढूंढाड़ प्रदेश का विस्तार था। अगला क्षेत्र आता है हमारा कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। अगला क्षेत्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। कुरुक्षेत्र को कुरु प्रदेश भी कहते थे। राजस्थान में अलवर के जो उत्तरी भाग है, क्या अलवर का जो उत्तरी भाग है तो उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र का विस्तार क्या? हरियाणा में। और कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, तो वर्तमान दिल्ली है। फिर अगला प्रदेश आता है शूरसेन प्रदेश या शूरसेन जनपद। कौन सा प्रदेश है? शूरसेन प्रदेश या शूरसेन जनपद की बात करें तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग या पूर्वी राजस्थान को क्या बोलते हैं? शूरसेन प्रदेश कहते थे। और शूरसेन प्रदेश की राजधानी क्या मानी जाती थी? मथुरा मानी जाती थी। शूरसेन प्रदेश की राजधानी क्या मानी जाती थी? मथुरा मानी जाती थी।
राजस्थान में सूरसेन प्रदेश का विस्तार 3 जिलों के अंदर था, भरतपुर, करौली और धौलपुर। सूरसेन प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ था? भरतपुर, करौली और धौलपुर। फिर आता था हमारा हाय प्रदेश, जो 18वीं 19वीं शताब्दी में हाड़ा वंशज थे, उनके क्षेत्र को क्या बोलते थे? हाय। और हाय में 2 क्षेत्र शामिल होते थे, तुम्हारे कोटा और बूंदी। कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते थे? कोटा और बूंदी। फिर इसके बाद आता था हमारा चंद्रावती। राजस्थान के सिरोही जिले का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? चंद्रावती। राजस्थान के सिरोही जिले का प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती। और चंद्रावती से हमें क्या मिलते हैं? भूकंप रोधी इमारतें, अर्थात ऐसी इमारत जिसमें भूकंप नहीं आ सकता। फिर आगे आता है हमारा जबालीपुर। कौन सा क्षेत्र आता है? जबालीपुर। जबालीपुर की बात करें तो राजस्थान के जालोर जिले का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर था। जालोर जिले का प्राचीन नाम क्या होता था? जबालीपुर था। जबालीपुर जबाली ऋषि के लिए प्रसिद्ध था। जबालीपुर क्या था? जबाली ऋषि के लिए प्रसिद्ध था। और जबालीपुर क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते थे। क्या? जाल के वृक्ष अधिक पाए जाते थे। अगला क्षेत्र आता हमारा मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम क्या था? मालानी था। अब मालानी क्षेत्र था हमारे मल्लीनाथ जी के लिए। मालानी क्षेत्र मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध था। फिर आता हमारा मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र के मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात जो मांड क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो मांड क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः कहाँ था? जैसलमेर में। फिर एक क्षेत्र था वल। तो मांड क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? वल क्षेत्र। अर्थात यह किस क्षेत्र में था? जैसलमेर में। तो मांड क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को वल या जैसलमेर कहते थे। तो इस तरह आज हमने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के बारे में जाना, जो उनके दूसरे नाम भी जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।